कि कर्तृनिष्ठ एकत्व को बताने के लिए क्या दिए? भू से तिपलाए। भू धातु से ती लाए। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, वर्तमान काल भी तो है ना, जी जी। यानी कि वर्तमान कालिक व्यापार वाचक धातु से प्रथम पुरुष एक वचन ती जो है उसको लाए। अच्छा, जी व्यापार किसके अंदर रह रहा है? कर्ता के। अच्छा, और एकत्व किसके अंदर रह रहा है? वो भी कर्ता के अंदर भी, लेकिन ती से भी आ रहा है, ती से द्योतित हो रहा है वो। मैंने क्या बोला? व्यापार किसके अंदर रह रहा है? कर्ता के अंदर। और एकत्व भी कहाँ रह रहा है? कर्ता के अंदर कर्ता ही। के अंदर। हम्म, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एकत्व जो है किस संबंध से रह रहा है कर्ता में? एकत्व जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकत्व ये संख्या है। समवाय संबंध से, समवाय संबंध से। हाँ, एकत्व क्या है? ये एक संख्या है। और संख्या जो होती है वो, जब आप तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें संख्या क्या है? गुण है। जी, और गुण द्रव्य और में गुण गुणी का समवाय कौन सा संबंध से ही संबंध रहता है। होता है? समवाय समवाय संबंध हमेशा। संबंध। हम्म यानी कि एकत्व से युक्त जो कर्ता, मतलब भूति, भू के बाद में ती इसलिए आया है कि वो आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? एकत्व के, एकत्व से विशिष्ट कौन है? कर्ता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। एकत्व से विशिष्ट जो कर्ता, और ऐसे कर्ता के अंदर रहने वाला, ऐसे जो व्यापार। के अंदर रहने वाला, उसके लिए क्या बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं ना। जी। एकत्व से विशिष्ट कौन हुआ? कर्ता। और उस कर्ता के अंदर वृत्ति क्या हुआ? वर्तमान काल। अच्छा, वो व्यापार जो है किस में रहता? माने व्यापार कर्ता के अंदर है, और वो व्यापार जी जो है वर्तमान काल में हो रहा है ना। जी। तो ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं? दिख रहा है ना, वर्तमान काल वृत्ति ही। जी जी, कह सकते हैं। अच्छा, और वो व्यापार कैसा है? फल को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? फल को उत्पन्न तो करेगा जब व्यापार होगा तो। भाई, व्यापार किसे कहते हैं? फल जन का व्यापार रहा, जी फल को उत्पन्न करने वाला। तो फल हो गया सत्ता। और अनुकूल मतलब क्या होता है? में रहने वाला। जनक, नहीं भाई, जनक। हम जनक लिखवाए थे बताया था आपको। हमने। हाँ, पीछे कॉपी पलट करके देखा करिए। तो सत्ता मतलब ये फल है, और अनुकूल जो व्यापार। बात समझ में है कि नहीं? जी इस अर्थ को बताने के लिए भू के बाद में ती आया है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। क्या समझ में आया? सत्ता।
एकत्व विशिष्ट कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति सत्तानुकूल व्यापार को बताने के लिए भूसिद्धि आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है, हाँ। बिल्कुल सब आ रहा है। व्यापार ये जो है ती किसका अर्थ, ती का अर्थ क्या है? एकत्व। और ती का ही अर्थ क्या है? कर्तृ कर्ता। वर्तमान और काल ती का ही अर्थ क्या है? ये जो है वर्तमान काल भी भाई साहब ती का ही अर्थ है। व्यापार तो व्यापार तो जो भू धातु का अर्थ, जति का नहीं है वो। हाँ, व्यापार ये भू धातु का अर्थ है। और ये जो सत्ता है ये भी किसका अर्थ है? भू धातु। वही भूखा ही है। हम्म। आख्यात के द्वारा ही व्यापार बताते हैं, अर्थ संग्रह बताते हैं। हाँ, आख्यात नहीं जी, धातु के द्वारा। क्योंकि फल और व्यापार धातु के अर्थ होते हैं, बात हम आपको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। जी, आख्यान सामान्य से व्यापार वाचित्वात् भी वो ऐसा आता है। आख्यात का मतलब वो मीमांसक मत है। जी मीमांसक कहता है कि भू धातु का अर्थ है सत्ता, वो ती का अर्थ व्यापार मानता है। जी भू धातु का अर्थ है फल, फल मात्रम धातुर्थः। उसके यहाँ याग होता है यज धातु का अर्थ। और भावना या व्यापार ती का अर्थ होता है, आख्यात का अर्थ होता है। जी और वो भावना जो है ना बिना उसके कर्ता के रह नहीं सकती, तो वो कर्ता को भी बुला लाता है। जी आज समझ में आई कि नहीं आई? आई जी आई। सर। यहाँ पर क्या समझना है? ती बोलो आया बोलो है भाई। यहाँ पे जो ती आया है वो एकत्व को बताने के लिए संख्या, और कर्ता को बताने के लिए, और वर्तमान काल, तीन को बताने के लिए ती आया है। और भू का अर्थ यहाँ पे सत्ता, सत्ता है व्यापार, तो अगर हम सत्तानुकूल भू व्यापार। और ती ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एकत्व से युक्त जो कर्ता, उसके अंदर रहने वाला, वर्तमान काल में होने वाला, सत्ता उत्पन्न करने वाला व्यापार जी है कि नहीं? जी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? आ रहा है। आ एकत्व रहा है। विशिष्ट करती वित्तीय वर्तमान काल वित्तीय सत्तानुकूल व्यापार आ रहा है। हाँ, इतना जो है ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस अर्थ को बताने के लिए भू से आ गया भाई साहब ती। इस अर्थ को आप अपना लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बाद में हम पूछ लेंगे। कोई समस्या तो है नहीं इसमें? अभी जी तक तो सर। नहीं। अच्छा, ये भू धातु का अर्थ भाई साहब और भी होता है यार, भू धातु को मिटा दिया हमने। एक भू धातु का अर्थ होता है, एक तो सत्तानुकूल व्यापार भी होता है। मतलब सत्तानुकूल व्यापार, जैसे कहें घड़ा है, क्या कहें? घड़ा है, घड़ा है। तो क्या होगा? तो सत्तानुकूल व्यापार होगा। और हम कहें घड़ा उत्पन्न, घटो भवति, यदि इसका अर्थ बदल दें और क्या कर दें, घड़ा उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये उत्पत्ति अनुकूल व्यापार हो जाएगा। जी धातुओं के सत्तानुकूल कई अर्थ व्यापार। होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हम्म। तात्पर्य। नियम है धातूनाम अनेकार्थत्वम। धातूनाम अनेकार्था भवन्ति। नहीं समझे? समझे समझे जी सर। सर।
धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। बस केवल उनके फल में बदलाव आता है। अभी तक था जी। सत्ता अनुकूल व्यापार, सत्ता को उत्पन्न करने वाला, अब क्या हो जाएगा, उत्पत्ति को उत्पन्न उत्पत्ति करने अनुकूल वाले व्यापार। व्यापार। जी। धातुओं के बदल जाते हैं और उपसर्ग लगा देते हैं तो थोड़ा सा और कुछ न कुछ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे परिभवती होता है, परिभवती मतलब होता है तिरस्कार करना। अगर यहाँ परी कर देना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिभव अनुकूल व्यापार क्या? तिरस्कार अनुकूल व्यापार। तिरस्कृति अनुकूल व्यापार। नहीं समझे? जी। सर। तो कहने का मतलब उपसर्ग से भी क्या होता है, धात्वर्थ बदलता है। धात्वर्थ मतलब उसका फल बदल जाता है। जी। तो फल अगर किसी धातु के अलग अलग फल हैं, तो इसका मतलब है वो धातु क्या होती है, अनेकार्थक होती है। अगर कोई पूछे धातुएं क्या होती हैं, अनेकार्थक होती हैं, कोई पूछे क्यों होती हैं, क्योंकि उसके जो है फल क्या होते हैं, अनेक होते हैं, तो वो धातु अनेकार्थक होती है। नहीं समझे? समझ गया सर। तो परिभवती में कुछ करना नहीं है, उसका भी वही अर्थ है, बस एकत्व तो विशिष्ट कर्तृवृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति, तिरस्कृति अनुकूल व्यापार, ये अर्थ होना है तो परिभू ई का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर हम कर दें पच धातु का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकलित अनुकूल व्यापार। हम्म कुछ भी और अंतर नहीं पड़ेगा। पचती का अर्थ क्या है, बस एकत्व तो विशिष्ट कर्तृ वृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति, विकलित अनुकूल व्यापार। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। जी सर। और क्या, विकलित माने पकाना। वही उस चावल में क्या हो जाता है, जो थोड़ा सा मुलायमपन, रोटी में थोड़ी सी कठोरता, उसी को विकृति कहते हैं। ऐसे ही अगर सी धातु कर दें तो क्या हो जाएगा, आनंदानु आनंदानुकूल। हाँ सैनानुकूल बोल सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। शयनानुकूल बोल दो चाहे आनंदानुकूल बोल दो, दिक्कत ही नहीं है। नहीं समझे? जी समझ सर। रहे हैं सर। तो यहाँ पर जो भी हो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये अर्थ क्या करना है, आपको याद रखना है। इसी में थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएगा और थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। वो जब हम प्रयोग देखेंगे तो आपको समझा देंगे, लेकिन आपको इतना चीज याद रहना चाहिए। एक तो ये भी याद कर लीजिएगा, धातूनाम अनेकार्थाः भवन्ति। जी। क्यों? उसके फल अनेक होते हैं। अनेक होते हैं। हाँ, फल भेदात, फलानाम अनेकत्वात्, ये भी लिख लीजिएगा। फलानाम अनेकत्वात्। अथवा फलानाम भेदात। नहीं समझे? समझ रहे हैं सर भेदात। लिख लेना भैया इतना जरूर, सब धातूनाम कुछ लिख रहे हैं। अनेकार्थाः भवन्ति, फलानाम भेदात है फलानाम। फलानाम भिन्नत्वात्। वो भेद और भिन्न और ये अनेक कुछ भी लिख दो एक ही बात। समझ गए कि नहीं? जी। जी सर। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं भाई।
तो इस तरीके से हमारे सामने आ गया भू और ती। अब सूत्र लगा तिंग शित सार्वधातुकम। धातोह का ऊपर से अधिकार आ रहा है, तो धातोह मतलब धातोह अधिकारे उक्ताः कथिताः तिङः शितश्च सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्तु। अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं है। तिंग शित मतलब धातु के अधिकार में, धातोह धातु से आए हुए जो तिंग और शित, उनका नाम होता है सार्वधातुक। जी। तो शित का मतलब क्या होता है? सकार की संज्ञा हुई जिसमें संयुक्त सकार घटित। माने शकारः इति यस्य। जी बहुब्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। सर तो तिप तस से लेकर के और वही महीन तक जो भी है तिंग है, इन सबका भी नाम क्या होता है? सार्वधातुक होता है। और जो शित होता है उसका भी नाम क्या होता है? सार्वधातुक होता है। होता है। अब है कर्तरी शप। तो कर्तरी शप में भी ऊपर आ रहा है धातु, और सार्वधातु के यक से क्या आ रहा है? यक आ रहा है। जी। एक तो आ रहा है धातु, धातु रेकाचो करके सूत्र है ना, अलादेह क्रिया समभियारे यंग से यज्ञ। धातु, जी। ये पंचम अंत है। तो जब जी। पंचम अंत होगा तो क्या आ जाएगा? अव्यवहित उत्तर। अव्यवहित उत्तर। सब प्रत्यय क्या कर्तरी है, तो कर्तरी सार्वधातुके माने कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते, तो उसमें सप्तमी है। और जब सप्तमी होती है तो क्या अर्थ करते हैं? पर में आप अर्थ निर्देश में भी बताए थे उस समय, लेकिन यहाँ पे पर में। तो सप्तमी रहती है तो उसका भी अर्थ करते हैं अव्यवहित पर में। क्या करते हैं? अव्यवहित पर में। माने अव्यवहित कर्थक सार्वधातु के प्रत्यय पर क्या करेंगे? भवतु अव्यवहित उत्तर सार्वधातुक प्रत्यय पर में उत्तर नहीं, रहते। यहाँ पर अच्छा सर, उत्तर नहीं, अव्यवहित अव्यवहित पर में बस। वही तो। और क्या है? कर्तर्थक भाई दोनों में लगाना है। कर्तर्थक सार्वधातु के परे। ठीक है। यद्यपि यहाँ पर पूर्वस्य भी आ जाता है, लेकिन यहाँ धातु पंचम अंत है, तो जी। पंचम अंत होने के कारण यहाँ पर जो है पूर्वस्य नहीं पूर्वस्मात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वस्मात। ये पूर्व सर्वनाम है कि नहीं है भाई? पूर्वस्मात होगा कि पूर्वात होगा? पूर्वात पूर्वस्मात दोनों बनते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देख लेना, अपना जो बनता हो सो बना लेना। बनते तो दोनों आगे है। चलो।
ठीक है, बढ़िया बात है। तो पूर्वस्मात् धातोः अव्यवहितोत्तरः शप् प्रत्ययः भवतु अव्यवहित कर्तृर्थक सार्वधातुके परे। अब यहाँ देख लो भैया, भूति में कर्तृर्थक सार्वधातुक कौन हो जाएगा अव्यवहित में पर में? अरे भाई, ती आ भू है, जाएगा, ती हो जाएगा, ती। ये जो ती है ये कर्ता जी अर्थ में आया है कि नहीं आया है? जी जी। आया। अच्छा, इस करता था इसलिए लिख दिया आपने। और ये क्या है? ये तिंग भी है, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा भी हो जाएगी। जी जी। और ये भू धातु से अव्यवहित में ती परे है, इसलिए इससे पूर्व में जो भू धातु है उससे अव्यवहितोत्तर शप प्रत्यय हो जाएगा। तो धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाला जो सप है ना, उसका नाम पड़ेगा विकरण। उसको विकरण भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा भैया। अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर कट आ कट रही के है सर। आती है बीच में। अभी अभी आ रही है मेरी ठीक ठाक आवाज? जी आ अभी रही आ है। रही। चलिए, तो भू और इसके बाद में शप है। अब शप में क्या होता है भाई? शकार की तो अकार संज्ञा और हो जाती शकार है, की संज्ञा। लस्को आकार की भी हो तद्धिते जाती है। हलन्त्यम। तो बचेगा क्या यहाँ पर फिर? हाँ। आ। ये सिर्फ आ बचेगा। पकार तो जैसे उड़ जाएगा, मान लो, उड़ा दो इसको। अब सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयोग। जी इसमें जो है अंगस्य की अनुवृत्ति आती है। अब अंग किसे कहते हैं? पढ़ा था सर। यस्मात् प्रत्यय विधि व्रादि प्रत्यंगम। प्रत्ययंगम। इसका मतलब क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय विधान किया जाए। तो प्रत्यय जब विधान किया जाएगा किसी से, तो विधान मतलब कि किसी चीज को उद्देश्य करके ही किसी का विधान होता है। जी किसी को उद्देश्य करके ही तो ये अर्थ लिख लिया ना ऊपर वाला, धातु व्यवहितोत्तरः शप् प्रत्ययावतो व्यवहित कर्तृत्व सार्वधातु के परे भू और ती, ये लिख लिया इतना? जी जी सर। सर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो, किसी ना किसी को क्या करते हैं, उद्देश्य करके ही विधान किया जाता है। अब यहाँ पर जब प्रत्यय का विधान किया गया है, ती प्रत्यय का, किसको उद्देश्य करके किया गया है? यहाँ पे ती प्रत्यय किसको उद्देश्य करके किया गया है? भू। भू धातु से किया है ना, तो भू धातु को उद्देश्य करके ती प्रत्यय का विधान किया है। जी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। तो ती प्रत्यय का विधान जो है, भू प्रकृति, अच्छा भू क्या है? प्रकृति है। जी। और ती क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय का उद्देश्य विधान जो है किसी न किसी प्रकृति को उद्देश्य करके किया जाता है ना। जी थोड़ा सा जो है इसको मिटा देते हैं। तो जिस प्रकृति को उद्देश्य करके प्रत्यय का विधान किया जाता है, याम प्रकृतिम उद्देश्य प्रत्यय
विधीयते मतलब दीर्घ रहेगा, तो विधीयते कर दो भाई। याम प्रकृतिम उद्देश्य प्रत्ययः विधीयते, ठीक है। जी सर। यहाँ पर भी जो है यह लिख लो। तो याम प्रकृतिम उद्देश्य यह प्रत्यय विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परतः। इसमें थोड़ा देखो, वो सूत्र है ना, क्या है, यस्मात् पूर्वो यस्मात् विधित प्रत्यय तदादि प्रत्यये, तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्यय में सप्तमी है, जी। तो आप व्यवहित लाओ वहां पर भी। अव्यवहिते तस्मिन् प्रत्यये परतः। कहता है तदादि प्रत्यय अंगम, तदादि की अंग संज्ञा होती है। तदादि, अब ये तदादि बराबर क्या है भाई? वह प्रकृति है आदि में जिसके। हम्म, तो तदादि मतलब है सा प्रकृति ही। सा प्रकृति ही आदि ही आद्यवयवः यस्य समुदायस्य सह समुदायः अंगसंज्ञकः भवति। बात समझ में आई कि नहीं? जी आई। समुदाय की अंग संज्ञा होती है भाई साहब। जी, यहाँ पे भू और आ की होगी इसलिए। भू अ और ती, तो यहाँ पर क्या है, याम प्रकृतिम उद्देश्य। तो भू याम प्रकृति, प्रकृतिम से क्या ले लेंगे हम? भू प्रकृति उद्देश्य हम्म, ती प्रत्यय विधीयते। यह प्रत्यय से ती प्रत्यय ले लेंगे, और अव्यवहित तस्मिन प्रत्यय परतः यानी कि ती प्रत्यय परतः। ये प्रत्यय तदादि, अब भू। तदादि से क्या लेना है भैया, वो पूरा समुदाय ले लेना है। तो देखो, सा प्रकृति ही, वो प्रकृति भू, आदि मतलब आद्य अवयव है, पहला अवयव है जिस समुदाय का। ये जो समुदाय है ना, इसकी इस अंग समुदाय के संज्ञा अंदर कितने अवयव हैं? 2। तो यहाँ पर प्रकृति क्या है, आद्य अवयव है भू। ना। जी। जी। जो भू प्रकृति है वो आद्य अवयव है जी। लेकिन ये भू किसका आद्य अवयव है, बोलो। भू किसका? इस समुदाय का, भू और आ का। हाँ, बोलो, और कोई नहीं बोलेगा, भू किसका आद्य अवयव है? समुदाय का सर, और आ का भी।
और तीसरा नहीं कोई बोल रहा है, बताओ। भू किसका आद्य अवयव है भाई? चलो नहीं बोलेगा। कई लोग बोलते हैं कि ये आ का आद्य अवयव है। आ का आद्य अवयव थोड़े है भू। ये भू और आ ये समुदाय का आद्य अवयव है भू। जी ऐसा ही है ना, या केवल आ का आद्य अवयव है? पूरे समुदाय का है सर। समुदाय का है सर। हाँ। इसलिए सा प्रकृति भू प्रकृति आदि मतलब आद्य अवयव यस्य समुदाय से। वो जिस समुदाय का आद्य अवयव है वो समुदाय कौन सा हो जाएगा? अंग संज्ञक। यानी भू अ ये समुदाय जो है अंग संज्ञक हो जाएगा। अब अगर मान लो कि अ ना होता, अथवा जी चलो दूसरी बात आप सुनो। अब थोड़ा सा जो है प्रत्यय बदल देते हैं। इस भू को उद्देश्य करके ती आया है कि नहीं आया है, ये बताओ। आया है सर। आया सर। अब भू को उद्देश्य करके आ भी आया है, नहीं आया है? धातु से हुआ है सर। भू को आ भी तो भू को ही उद्देश्य करके ना आया है। जी आया है। तो अब घटाओ। याम तो प्रकृति में उद्देश्य भू प्रकृति में उद्देश्य। तो यहाँ सर भू की वो अंग संज्ञा होगी फिर। घटाते हैं, पहले भू की करके देखते हैं होती है कि नहीं। जी यह प्रत्यय विधीयते अप्रत्यय विधीयते जी तस्मिन अप्रत्यय परतः अव्यवहिते। अप्रत्यय जी परे भी है कि नहीं? अव्यवहित जो है अप्रत्यय पर में है। जी। जी तो तदादि मतलब भू प्रकृति है आदि आद्य अवयव जिस जी समुदाय का। अब ये भू जो है किस समुदाय का आद्य अवयव है बताइए? उसी का है सर, व्यपदेशी वत न्याय मान के। हाँ, क्योंकि अब आ प्रत्यय तो निकल गया। जी तो अब जो भू है वो अपना ही आद्य अवयव हो जाएगा। और यहाँ पर समुदाय जो है यद्यपि भू नहीं है, लेकिन समुदाय हम मान लेंगे कैसे? एक ही व्यपदेशीवत पुत्रा भाव सायो से। ज्येष्ठा सायो कनिष्ठा। हम्म। तो अब जो भू ही है केवल वहां पर, तो वही आद्य अवयव है, वही अंतावयव है, वही मध्यावयव है। नहीं समझे? जी जी सर। सर। तो क्या हुआ? वो प्रकृति भू है आद्य अवयव जिस समुदाय का, तो वो समुदाय भू ही हो जाएगा और जी उसमें आद्य अवयव भी भू ही हो जाएगा। इसलिए इस भू की क्या हो जाएगी? अंग अंग संज्ञा। संज्ञा। अंग संज्ञा हो जाएगी। हमको अंग संज्ञा करनी किसकी है भाई? भू की और भू अ इस पूरे समुदाय की, दोनों की अंग संज्ञा करनी है। क्यों करनी है? ये बात हम जब सूत्र देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो पहले हमारे सामने सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इसमें क्या आता है ऊपर से? ये धातु अंग वो तो संज्ञा आएगा वाले ही। सूत्र का अर्थ लिख लिया ना? जी सर। जी सर। ये किसका अर्थ है? यस्मात् यस्मात् प्रत्यय विशिष्ट आदि प्रत्यंगम का। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम का। अब है सार्वधातुकार धातुकयोः, तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं भाई। इसमें ऊपर से आता है मिधेर गुणा से क्या आता है? गुण। और वो गुण गुण की किसके अनुवृत्ति स्थान पर करना है ये बात निश्चित नहीं है तो षष्ठी स्थानीय होगा। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परिभाषा लाएंगे, क्योंकि जब पता ही नहीं किसके स्थान पर करना, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ,
पता है क्या किसके स्थान पर करना है? नहीं सर। जी सर। एक होता है ना, अनियमे नियमकारिणी। परिभाषा। नहीं पता है तो लिख लो। अनियमित नियमकारिणी परिभाषा। जिसको नहीं पता है वह लिख ले, ये लिख करके देना होगा। लिख लेंगे सर। हाँ, तो लिख लिया। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जी। परिभाषा सूत्र आएगा, कौन सा आएगा भैया? इको गुण वृद्धि। कौन सा आएगा? इको गुण वृद्धि पढ़ा था। इको गुण वृद्धि का अर्थ भैया, तो देखो, गुण शब्दम अथवा गुण शब्देन। अच्छा एक बात बताओ, कि सार्वधातुकार धातुक्यों किसका विधान करता है? गुण का विधान करता है। किसका जी। करता है? गुण का। क्या गुण इत्याकारक शब्द का विधान करता है? नहीं। अब तो गुण का मतलब है, अदेंग गुणा। ये भाई गुण का मतलब किसको किसको नहीं पता है? गुण का मतलब होता है अ, ए और ओ, अदेंग गुण। पता है सबको कि नहीं पता है? पता है सर। गुण मतलब क्या होता है? अदेंग। अदेंग मतलब अ और ए और ओ। हमको याद रखना है अदेंग मतलब अ और एंग मतलब ए और ओ। तो यहाँ पर जो है विधान गुण शब्द के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसका किया जा रहा है? क्या गुण शब्द का किया जा रहा है या फिर अदेंग का किया जा रहा है? अदेंग का। यानी जो है विधान गुण शब्द के द्वारा किया जा रहा है, जी। और किया जा रहा है विधान अदेंग का। यानी विधेय कौन हुआ? गुण शब्द हुआ कि अदेंग हुआ? अदेंग विधेय हुआ। चलो अदेंग का नाम लिख लेते हैं थोड़ा भाई। अदेंग, ये हुआ विधेय। अच्छा एक बात बताओ, कोई मनुष्य है तो उसके अंदर क्या रहेगी? नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या रहेगी? कोई मूर्ख है उसके अंदर क्या रहेगी? क्या रहेगी सर पता नहीं चल रहा क्या। अच्छा नहीं पता। कोई विद्वान है उसके अंदर क्या रहेगी? चलो ये भी नहीं पता। सर बुद्धि। हाँ सर ठीक बुद्धि है। तो मूर्ख के पास भी रहेगी। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था कोई मनुष्य है तो उसके अंदर क्या रहेगी? मनुष्य तो जाती रहेगी। हम्म। और कोई मूर्ख है तो उसके अंदर क्या रहेगी? मनुष्य तो वो भी है। मूर्खत तो। नहीं, कोई मूर्ख है तो उसके अंदर क्या रहनी चाहिए? अरे भाई, मूर्खता रहेगी। नहीं रहेगी? मूर्खता तो रहेगी सर, जाति तो रहेगी। जाति को पृथक नहीं कर जैसे सकते। मनुष्य के अंदर मनुष्यता रहेगी। जी। नहीं रहेगी तो कैसे मनुष्य कहलाएगा वह? तो भैया अदेंग जो है वो विधेय है, तो विधेय है तो उसके अंदर क्या रहेगी? विधेयता रहेगी।
विधेयता रहेगी, बस यही तो बोलना है, और क्या समस्या है। अच्छा, अब अब के आया समझ अंदर में। रहेगी इसका मतलब होता है निष्ठ। जी, निष्ठ वृत्ति। अनेक निष्ठ विधेयता समझ में आया कि नहीं आया। आया सर। विधान अदेंग का किया जा रहा है कि गुण का किया जा रहा है, गुण इत्याकारक शब्द का। विधान तो अध्ययन का किया जा रहा है, लेकिन अब विधायक है गुण। गुण शब्द, जी, गुण शब्द अगर गुण इत्याकारक शब्द शब्द। ना होता तो फिर अदेंग के अंदर विधेयता आती, नहीं आती सर। इसलिए विधेयता का प्रयोजक जो है वो गुण शब्द है। जी, अदेंग निष्ठ विधेयता का प्रयोजक गुण शब्द है। अच्छा, और कहीं कहीं वृद्धि भी होती है, होती है ना। जी जी, वो तो एक से ही दोनों समझ लेंगे। क्योंकि एक इको गुण और वृद्धि सूत्र है तो वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि वहां पे बताओ, जैसे सिचि वृद्धि परस्मय पदेश वहाँ- सूत्र है, जी, तो उसमें वृद्धि जो है वो वृद्धि से क्या लेते हैं, आदैच लेते हैं या वृद्धि शब्द का विधान करते हैं। आदैच ही लेंगे सर। आदैच। वृद्धि यानी में कि आदैच। वहां विधेय होगा क्या, आदैच। मतलब आ ऐ औ, जी, तो आदैच निष्ठ विधेयता प्रयोजक क्या हो जहां पर, वृद्धि इसको तो वृद्धि शब्द। ऐसे शब्द। समझना, वृद्धि शब्द हो जहां पर। समझ रहे हैं कि नहीं। जी सर, समझ रहे हैं। और इसमें लगा दो, ऐसे ही लगाते हैं ना, जी अथवा वाला। जी जी, अदेंग निष्ठ विधेयता प्रयोजक गुण शब्द, अथवा आदैच वृद्धि निष्ठ शब्द। विधेयता प्रयोजक वृद्धि शब्द। घटिते शास्त्रे इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। गच्छति। उपतिष्ठते बोल दो भाई, क्या समझे। अदेंग निष्ठ विधेयता अनिष्ट प्रयोजक विधेयता गुण प्रयोजक शब्द, गुण गुण और शब्द, आदैच निष्ठ आदैच विधेयता निष्ठ प्रयोजक विधेयता प्रयोजक वृद्धि शब्द। घटिते, आगे शास्त्र। लिख लो। जी, घटिते शास्त्र। अब घटिते नहीं, घटित शास्त्रे। जी, समास कर दिए तो घटित शास्त्र। घटित शास्त्रे इकः इति षष्ठ्यन्तं। षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। समझ गए। जी सर। अब बताओ, सार्वधातुकार धातु को योग में इसको घटाना है, जी, तो घटाओ भाई। तो इगंत अंग हो जाएगा, जो अंग था। मतलब, सार्वधातुक आधातुक के परे रहे थे। अरे वहां इगंत अंग को। घटाना है, सुनो, वहां पर क्या है, अदेंग निष्ठ विधेयता प्रयोजक गुण शब्द है कि नहीं है। है सर। क्या है, गुण शब्द है। सार्वधातु आधातु का कैसा योग शब्द हो। है गुण शब्द, अदेंग निष्ठ विधेयता प्रयोजक है। जी, मेरे गुणा से जो गुण शब्द आया, ठीक है।
इसलिए उस गुण शब्द से घटित शास्त्र कौन सा हो गया? वही हो गया सार्वधातुक आर्धातुक शास्त्र। उसमें इकह ये षष्ठ्यंत जो पद है वह क्या हो जाएगा? आ जाएगा। उपस्थित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। और इसी में ऊपर से अंगस्य का अधिकार आता है। क्या आता है? अंगस्य का अधिकार। तो षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत हम्म। अंगस्य भी षष्ठ्यंत और एक भी षष्ठ्यंत ही है। और इकार इकह भी भी षष्ठ्यंत है। जी। तो ये षष्ठ्यंत और ये षष्ठ्यंत हो जाता है विशेषण। जी ये षष्ठ्यंत जो है इस षष्ठ्यंत का क्या हो जाता है? विशेषण। और विशेषण होने के कारण क्या हो जाती है? तदंत विधि। क्या हो जाती है? तदंत विधि। क्योंकि सूत्र है येन विधिस्तदन्तस्य। तदंतस्य। अब वो जी सूत्र सर। क्या करता है, इस बात पर जो है चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, नमस्कार। नमस्कार।